जो सबसे बड़ा होल्ड है आरजू जी, बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूँ कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल पे बड़ा जबरदस्त होल्ड है। और ये ना कमाया है इंडियन आर्मी ने। कितनी भी मुसीबतें हुई, अक्सर पाकिस्तानी जो दोस्त हैं हमारे ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में करप्शन है, और पाकिस्तान में बहुत, तो जरदारी के हवाले से कहते हैं, नवाज शरीफ के हवाले से, तो मैं पाकिस्तानी दोस्तों को कहता हूँ कि अभी आपने करप्शन देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है करप्शन। करप्शन तो आप देखें, जब इंडिया के लेवल का करप्शन एक जमाने में बहुत होता था, अभी तो मोदी ने काफी टाइट कर रखा है मामला। तो लेकिन फिर भी फौज ने, आप कभी नहीं देखेंगे किसी ने इक्तदार में आने की बात, पावर में आने की बात, ये तो आरजू जी बहुत बड़ी बात है, कभी किसी आर्मी चीफ या आर्मी जनरल ने इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करा। आर्मी हमारी, आप हमारे 72 साल 73 साल जो तारीख है हमारी फौज की, जब से इंडिपेंडेंट हुआ है देश हमारा इंडिया, तब से आप देखिएगा कि वो अपने कैंटोनमेंट में ही रहते हैं फौजी। आपको फौज के बारे में तब पता लगेगा जब अगर कोई बॉर्डर पे वीर गति को प्राप्त हो गया है, कोई एंटी टेरर ऑपरेशन में कि कोई शहीद हो गया। अदरवाइज आपको फौज की तरफ से बहुत कम आपको खबर, मतलब दिस दिस इज एन आर्मी दैट इज जनरली नॉट हर्ड। फौज बोलती नहीं कभी कुछ, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इंडियन आर्मी कभी कुछ नहीं बोलती। ये चुप रहते हैं, ये बस काम करते हैं अपना, कुछ नहीं करते, और इसके अलावा, काम के अलावा देयर इज नथिंग एल्स टू डू। लेकिन अभी सऊदी अरब के साथ भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि आपके आर्मी के लोग मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे एलओसी की मैंने बात की, तो ये वायलेशन आपके ख्याल में क्यों होती है? चाहे किसी भी साइड से हो, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती है, मानता कोई नहीं। आप कहते हैं हमने नहीं किया, हम कहते हैं हमने नहीं किया। आरजू जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो सऊदी अरब जा रहे हैं, ये और मैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें तर्जिया गलत है जो पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है। और मैं ऐसा ऐसा मुझे कहना भी नहीं चाहिए, गलत है, छोटा मुंह बड़ी बात। आपके यहाँ देखिए, बड़े बड़े यहाँ पे बड़े आपके लोग हैं जो करते हैं, तो ऑब्वियसली गलत तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हम थोड़ा सा इसको बेहतर समझा सकते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी चीफ अगर वहां पे गए हैं ना, तो इसके पहले कि देश क्या सोच रहा है इस मामले में, कि हमारे यूएई और सऊदी के साथ क्या ताल्लुकात होने चाहिए, ये ऑलरेडी एट अ मिनिस्टीरियल लेवल, एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेवल, ये डिसाइड हो चुका है। तो आर्मी चीफ वहां पे कुछ डिसाइड करने के लिए हमारे नहीं जा रहे, वो बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। अब फौजी से तो फौजी मिलेगा, जाहिर सी बात है, तो वहां की आर्मी में मिलेंगे, जैसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वहां पे जाएंगे। लेकिन ये चीज है, ये आर्मी टू आर्मी कोऑपरेशन। दूसरी चीज, एक बड़ी बात पाकिस्तान में चल रही है कि यू नो अभी पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अभी तक हमने सऊदी अरब की दिफा करी थी, अब हमें यह डर है कि इंडियन आर्मी सऊदी अरेबिया की दिफा करेगा, यानी कि सऊदी अरेबिया को डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, इसमें मैं जो पाकिस्तानी भाई बहन भी सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं, सऊदी अरेबिया को ना आपकी जरूरत है ना हमारी जरूरत है। पहले ये बात दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि कोई सऊदी अरेबिया की दिफा कर रहा है। जो आप कहते हैं कि हरमैन शरीफ है, मक्का मदीना है, उसको हम लोग बड़े जोश खरोश के साथ डिफेंड, आपकी जरूरत है ही नहीं सऊदी अरब को। सऊदी अरब के पास इतना तेल है, इतना तेल है, और वो जो तेल सऊदी अरब के पास है, वही उसकी सबसे बड़ी दिफा है। पहले तो हमें क्लियर कर देना चाहिए। दूसरी चीज, एक्चुअली सऊदी अरब को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिका, इसमें कोई दो राय किसी की भी नहीं है। और अमेरिका ने इंश्योर करा है कि ये जो पूरा मसला है इसका, ईरान का और इसराइल का और ये पूरे खित्ते का, ये कंट्रोल करके रखे अमेरिका। तो ये बड़ी गलत फहमी है कि इंडिया करेगा। इंडिया ऐसा कुछ नहीं करेगा। इंडिया इंडिया को कोई जरूरत नहीं है सऊदी अरेबिया की दिफा करने की, ना सऊदी अरब को ये जरूरत है कि इंडिया आके उसकी मदद करे। तो वहां पे मरीन्स का बेस है, वहां पे यूएस एयरफोर्स है, वहां पे यूएस नेवी है। उनको उनको क्या जरूरत है आपकी और हमारी? हम तो अपने अलग चीज, उनको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, ठीक है, पर ब्रह्मोस मिसाइल का फैसला भी इंडियन आर्मी नहीं करेगी। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है, ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करेगी। इंडियन आर्मी वो ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए जाएगी और उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जाएगी। तो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में जो हेड ऑफ स्टेट है वो करते हैं। जैसे कि कमर जावेद बाजवा साहब गए थे वहां पे ना सऊदी अरब में, या जनरल फैज गए थे। तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई वहां पे जाएगा और वहां पे हेड ऑफ स्टेट। मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी को जाते हुए। इतनी उम्र मेरी भी हो गई, मैंने तो आज तक मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कि कोई कुछ बोल दे, या कोई ऐसा ना कोई एजेंसी वाला चला जाए, कुछ नहीं।
अगर जाएंगे तो एजेंसी वालों से बात करेंगे, बट ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हैं या वहाँ के जो किंग हैं उनसे मिल रहे हैं, ऐसा ये नहीं है। दूसरी चीज आपने जो पूछी, तीसरी बात आपने पूछी थी लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी तो अक्टूबर 1947 से चल रही है ये, जबकि 48 में सीज फायर लाइन बनी थी और 72 में उसको लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया था। लेकिन अर्जुन जी ये तो चलता है, दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है। जब मैं था वहां पे तब भी चलती थी, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये रुकेगा नहीं, ये चलेगा, और ये और 70-75 साल चलेगा ये। बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसा चलना नहीं चाहिए, इसको किसी ना किसी जगह पे कम होना चाहिए, रुकना चाहिए। मेजर साहब, एक मैं आपसे एक और बात मैं पूछना चाहूंगी। वैसे तो खैर ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्रिटिसाइज कर रही हूँ अपने लोगों को या कुछ, लेकिन मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पिछले 70-72 साल में पाकिस्तान में बहुत दफा फौजी हुकूमत आई, तो कौन सी ऐसी कमजोरी थी, कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ हमेशा आपको लगता है कि फौजी हुकूमत आई और आपके यहाँ तो कभी नहीं आई, तो हमारे यहाँ क्यों इस तरह से बार बार होता है? आरजू जी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम में जिसको हम कहते हैं ना कि वो आप लोग कहते हैं ना थोड़ा सा पेशेंस, अब वो पेशेंस थोड़ा सा मुझे लगता है कम है। वेरी इम्पेशेंट पीपल, अभी कर दो, अभी होना चाहिए ऐसे। तो ऐसे होता नहीं है, मतलब कोई भी बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है। दही जमने में भी पूरी रात लग जाती है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि यू नो अभी अभी जम जाए फौरन दही, तो ऐसा तो होगा नहीं। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल जो डेप्थ थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वो पाकिस्तान में नहीं थी। जिन्ना साहब आपके साल भर के अंदर चले गए, उनकी डेथ हो गई जिन्ना साहब की, और कोई लीडर ऐसा था नहीं वहां पे। और आप वहाँ पे फौजी फिर आए आपके। और दूसरी एक और चीज की वहां पे हम लोगों ने जो लैंड सीलिंग एक्ट थी या फिर जमींदारी जो हमारी जो प्रथा थी, वो हमने पहले दिन से ही ये हमने निर्णय कर लिया था, फैसला कर लिया था कि यहाँ पे कोई जमींदार नहीं होगा, यहाँ पे कोई वडेरा नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐसा राजा नहीं होगा। राजा महाराजा के जो प्रिवी पर्सेस थे, जो उनको पैसा मिलता था, वो भी 1971 में हमने खत्म कर दिए थे। तो बोला कि सब लोग बराबर होंगे। अब ये बराबरी क्या हम हासिल कर पाए? नहीं, इसमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन जो फैसले हमने करने थे वो कर लिए। तो हिंदुस्तान में आपको कोई ऐसा किसान नहीं मिलेगा जो कहेगा, या कोई ऐसा कोई बड़ा जमींदार या वडेरा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि हमारे 1000 एकड़ जमीन है या हमारी 5,000 एकड़। ये सिस्टम है ही नहीं इंडिया में। तो ये हमने पहले खत्म कर दिया। और इंडिया का एक सोशलिस्ट पास्ट रहा है, बिकॉज ऑफ द रशियन इन्फ्लुएंस या बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स, या जो भी आप कहना चाहें इनको। तो ये आरजू जी ये बात हुई थी इंडिया में। और इंडिया में जो डेप्थ थी, पॉलिटिकल डेप्थ, आप देखिए ना एक साथ महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, और भी आप लीडर थे हमारे पास, ऐसे 20-25 लीडर थे जिसमें से कि कम से कम 10-15 तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे ही थे। कोई भी बन जाता उनमें से, अगर नेहरू जी नहीं बनते तो कोई भी बन जाता। इतना एक डेप्थ थी। लाल बहादुर शास्त्री भी थे उस समय, और कितने थे जो कि बाद में 60s में जाके वो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उस समय पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो हमारे कितने लोग थे उस वक्त जो कि और ये ग्रास रूट से, जैसे कि ऑब्वियसली जिन्ना साहब ने वो ही वाज अ लॉयर, वकील भी थे वो। और ये काफी मतलब उसमें ना उनकी काफी पकड़ थी मुस्लिम पॉपुलेशन पे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं रहा जो जमीन से जुड़ा हो, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें मिट्टी की खुशबू हो। आप लोग भी जब अपने मीडिया में भी जब मोहम्मद अली जिन्ना का डिस्कशन करते हैं तो आप कहते हैं साहब बड़े स्टाइलिश थे और उनके सूट बाहर से आते थे। मैंने सुना है काफी पाकिस्तानी मीडिया में कि उनके सूट बाहर से सिल के आते थे और पाइप पीते थे और ये बड़े स्टाइलिश थे और विस्की और ये सब। तो ये सब ठीक है, लेकिन ये ना जमीन से जुड़े जो लोग हैं ना, वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। जैसे गांधी जी एक धोती पहनते थे। तो इससे क्या होता है कि जब आवाम गरीब हो और आप आवाम के बीच में जाना चाहें, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम गरीब हो और मैं तुमसे बड़ा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा हैं। तो इंडिया में कम से कम आवाम एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए आप देखिएगा कितना भी बड़ा इंडिया में लीडर हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा तीसमार खान हो, कपड़ा वो खादी पहनेगा।
उसने खद्दरी पहननी है अगर उसको पॉलिटिक्स में आना है, तो एक एफिनिटी। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस थिंग, कि आपके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप शुरू में बड़ी थोड़ी सी कमजोर थी, उतना डेप्थ नहीं था, तो फौजी आए। फिर दूसरी एक और चीज है कि शुरू से ही कह रहा ना कि कंपैरिजन विथ इंडिया, कि इंडिया, और वो होना भी था क्योंकि एक ही तो थे ये। 14-15 अगस्त को तो एक ही थे नाइट इंटरवीनिंग, फिर बीच में तकसीम हो गई इनकी। तो आरजू जी इसमें यह भी था कि थोड़ा सा आप लोगों ने उसके चलते एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। तो जब नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया आपने, तो फिर उसका दाम तो देना पड़ता है फिर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का, क्योंकि उसकी अपनी एक, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट जो है ये एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को खुराक चाहिए, एक खुराक। तो वो खुराक क्या है? अगर फिर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को दुश्मन चाहिए, मतलब ये दुश्मन तो चाहिए ना आपको फिर, वरना फिर फौज की क्या अहमियत रह जाएगी? अगर मुल्क का कोई दुश्मन ही नहीं है तो फिर फौज की अहमियत क्या रह जाएगी? तो फिर इसलिए तो इंडिया में जब भी फौज रही वो बैरक्स में रही और अपने कैंटोनमेंट में रही। फौज ने कभी कुछ सवाल नहीं पूछा। और आज भी आप किसी भी फौजी से पूछें कि शुड दी आर्मी टेक ओवर, किसी भी सिविलियन से भी पूछें शुड दी आर्मी टेक ओवर, एवरीबडी, मतलब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का पेड़ है ना, इसको बहुत सींचा है भारतीय लोगों ने, बहुत सैक्रिफाइस करी है इसके लिए, कि आज हम ये नहीं कह रहे आरजू जी, मैं ये यहाँ पे कहने के लिए नहीं आया कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत जबरदस्त है या बिल्कुल फ्लॉलेस है या इसमें कोई रिंकल्स नहीं है या हमारी कोई गलती नहीं, बहुत गलतियां, लाखों गलतियां हमारी। लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि फौज को इक्तदार में आना चाहिए। वो इंडिया में हम कहेंगे ठीक है, हमने 72 साल एक डेमोक्रेसी को चलाया है, हम 72 साल और चलाएंगे इसको और बेहतर बनाएंगे, मतलब। पर फौज का कोई स्कोप नहीं है इंडिया में, कोई राय भी नहीं देगा ऐसी, फौज के आने की तो बहुत दूर की बात है, कोई राय भी नहीं देगा ऐसी इंडिया में।